राम जी सेना के भी प्रणाम। वैसे हम प्रारंभ कर रहे हैं और सबसे आग्रह है कि अपना माइक म्यूट कंडीशन में रखें। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों के साथ नए कैलेंडर वर्ष में चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 131वीं वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप सभी के स्वप्न पूरे हों 2023 में, ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का एक परिवार जो लगातार बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हम अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। आज हमारा ये 131वां वेबिनार है। इस वेबिनार में हम अभी तक लगभग 31 सप्ताह से लगातार वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही मोड में कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम स्थानीय स्तर पर जुड़ करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। आगे की हमारी क्या योजना है और आगे हम इसको किस तरह से कंटिन्यू करने वाले हैं, इस विषय पर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें, अध्यक्षीय उद्बोधन दे आज हमें। उसके पश्चात एक छोटा सा 10 मिनट का या 15 मिनट का मैं एक्ट के ऊपर बात करूंगा, फिर हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। ओवर टू यू भाई साहब, राघवेंद्र जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नए वर्ष की बहुत आत्मीयता के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के प्रति आप सब लोगों का समर्पण है, आप सब लोगों ने जिस ऊंचाइयों तक इस चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को पहुंचाया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ में वर्ष 2023 जिस तरह से हमने 2022 में अपने आप को गिनीज बुक में दर्ज किया है, और वर्ष 2023 हमें इसी तरह की ऊंचाइयों पर और आगे ले जाए और अनंत ऊंचाइयों तक हम इस विचार को लेकर के जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। किसी ने कहा है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी तो हमने मुट्ठी भर आसमान नापा है, सारा जहां बाकी है। तो वास्तव में इस सारे जहां में चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का नाम पहुंचेगा, यह आपके संकल्प और विचारों से प्रतिपादित होता है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, आने वाले समय में हम चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बीच में एक विषय आया था कि हम लोगों ने वर्चुअल शुरू किया है, इसको कितना चलाना, कब तक चलाना, कैसा चलाना। तो वर्ष के पहले दिन में आप सबके सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, क्या इसको कंटिन्यू रखना है हम सब लोगों को? अगर रखना है तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप अपनी सहमति स्वीकृति दे सकते हैं। इस पर रखना है, रखना चाहिए, रखना चाहिए। रखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बंद करना नहीं चलेगा, ये कंटिन्यू करना है। बंद नहीं हो बिल्कुल ठीक है। सकता सब। अभी तो सिलसिला चालू हुआ है भाई साहब, आगे और भी मुकाम बाकी हैं। चालू हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सभी जी को जी नमस्कार जी, हैप्पी न्यू ईयर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी। तो इसको लगता है सबका विचार भी यही है, लेकिन मेरा एक सुझाव और निवेदन इसमें है कि लगातार हम संख्यात्मक दृष्टि से कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अभी भी मैं देख रहा हूँ 21,025 लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो धीमे धीमे क्या मोनोटोनस हो जाता है अगर नए लोग नहीं जुड़ते हैं और उसमें उत्साह नहीं आता है। तो जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ही कार्यक्रम नहीं है ये कार्यक्रम। वास्तव में ये विचार इसलिए है कि अधिकतम लोगों तक इस हम विचार को पहुंचा सकें। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम सब लोग जो पिछले 2 साल 3 साल से इसमें कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, अब वो एक व्यक्ति नहीं बचे हैं, वो वास्तव में अपने आप में एक संस्था हो गए हैं। तो हम संस्था के रूप में अपने आप को कैसे स्थापित करें, इस पर हम विचार करना चाहिए। और आज नए साल के पहले दिन हम लोग संकल्प ले लें कि हम इसको इतना अच्छा ले जाना चाहते हैं, इतना अच्छा ले जाना चाहते हैं कि किसी ने कहा, खुदा खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे से, बंदे तेरी रजा क्या है। तो वास्तव में सारे लोग हमसे पूछे। मैं देखता हूँ कि अलग अलग संस्थानों में लोग काम करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं, एक व्यक्ति का संस्थान होता है। लेकिन जितने लोग कर रहे हैं वो अपने आप में संस्थान है, तो ये संस्थानों का संस्थान है। इसलिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि वर्ष के पहले दिन हम इसको और अच्छी तरह से करें और अच्छी तरह से बढ़ाएं
और जिस तरह से बीच में हम देखते थे कि सभी लोगों के प्रयासों से कई देशों के लोग जुड़ते थे, तो एक नई ऊर्जा देता है वो एक दूसरे को, हमारे भी काम को एक स्थापित और आधार देता है इससे। इसलिए मुझे आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब लोग रोजाना का 10, 15, 20 मिनट इसके लिए निकालिए। अगर हम 7 दिन तक 10 मिनट 15 मिनट इस पर विचार करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो 20, 25, 30 लोग जुड़ते हैं, हर एक व्यक्ति इतने लोगों को जोड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा, ये हमारे लिए भी और संस्थान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरा साथ साथ में यह भी है कि अगर कोविड की ऐसी ही स्थिति रही, कोई स्थितियां नहीं बिगड़ती हैं, तो हम लोगों ने जैसा पिछले बार एक एक्चुअल में कार्यक्रम किया था, वैसा भी करने की इच्छा है। अगर आप सबकी सहमति होगी तो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। और हम यह भी कर सकते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा राज्य ने किया था। हरियाणा में जब सब लोग गए थे, कृपा संकल्प जी और सभी लोग गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। हरियाणा राज्य को बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह का कार्यक्रम प्रत्येक स्टेट में भी कर सकते हैं। अगर हम स्टेट में भी एक्चुअल कार्यक्रम करेंगे तो एक अच्छा वातावरण बनता है उससे, और सभी लोगों को उसमें प्रेरणा भी मिलती है और अधिकतम लोगों को जोड़ने का एक अवसर मिलता है। तो मैं 2 प्रश्न आपके सामने कर रहा हूँ। पहला प्रश्न पे आपने मेरी सहमति दे दी है कि इसको कंटिन्यू रखना है। दूसरा मेरा मानना है कि इसके संख्या पर विचार कीजिए और प्रत्येक राज्य इतना अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करे। हम अपने आप में एक संस्थान हो गए हैं। आज हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो लक्ष्मण जी एक व्यक्ति नहीं है, पूरे एक संस्थान है। हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो जो भी हमारे कार्यकर्ता जुड़ता है पूरे संस्थान है। इसी तरह से इस पर विचार करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएं। आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। हम एक्चुअली फिजिकल बच्चों जुड़ते ही हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, इसको लोगों ने बहुत सराहा है। और अधिक आप देखिए, रविवार को भी बच्चे हमसे मिलने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो जिस बच्चे को रविवार को आना है, मैं मानता हूँ उसको अपने 7 दिन में मन मानस बनाना पड़ता है कि रविवार को मुझे स्कूल जाना है या एक जगह पर इकट्ठा होना है। तो हम भी ये बना लें 7 दिन तक हमें कुछ ना कुछ इस पर काम करना है, हर रोज 1-2 नए लोगों से बातचीत करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमने जिस विचार के साथ में CCF शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है, उस विचार में कई गुना यह एक क्वांटम जंप के रूप में होगा। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और सभी राज्यों से जो हमारे CCF के लोग जुड़ते हैं, उन सबको मेरी तरफ से, मेरे दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब, हम को कंटिन्यू करेंगे। आपका आशीर्वाद मिला, सभी लोगों की सहमति मिली, तो निश्चित ही हम इस कार्यक्रम को आगे नई ऊर्जा के साथ लेकर के जाएंगे। एक और प्रयोग हम करने वाले हैं। हो सकता है आज सुबह ही मेरी चर्चा हुई थी, नवीन सर जुड़े हुए हैं। जितने भी न्याय निर्णय हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के हों या उच्च न्यायालयों के हों, उन न्याय निर्णयों पर अब हम हर सप्ताह एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, जिसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ हो गई है। तो नवीन सर, मैं आग्रह करूंगा एक थोड़ा सा 2-4 मिनट पे अपनी बात आप रखें कि हमने जो सुबह बात करी थी उसको हम कैसे आगे ले जाने वाले हैं। एक सेक्शन हमारा टेक्निकल रहेगा और एक सेक्शन में आज तक जितने भी न्याय निर्णय, चाहे वो पॉक्सो से संबंधित हो, चाहे जुवेनाइल से संबंधित हो, या किसी भी जो बालकों से संबंधित है, उस न्याय निर्णय पे हम एक बार बातचीत करेंगे ताकि सबके समक्ष वो स्थितियां क्लियर हो सके। नवीन सर। सभी को नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं, जैसे भाई साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो माफी मांगना चाहता हूं कि मैं पिछले 3-4 जो वेबिनार था उसमें जुड़ नहीं पाया अपने निजी कारणों से। आज ही जैसे कृपा शंकर जी से बात हो रही थी, तो हमने, जैसे भाई साहब से भी बात हुई थी जब मैं भोपाल आया था, कि जो हम सेमिनार करते हैं उसकी एक जो है बुक बाइंडिंग के रूप में उसको संग्रहित करा जाए, एक बात। और दूसरा, जैसे कृपा शंकर जी ने कहा था कि जितने भी न्यायिक निर्णय हैं, मुख्य रूप से जेजे एक्ट के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर और एमपीटी एक्ट के ऊपर, तो अभी तक जितने भी न्याय निर्णय हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट में अभी है, और एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करी है उन्होंने पॉस्को के ऊपर, जिसपे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ बड़ा एग्रेसिवली ध्यान दे रहे हैं, और उन्होंने अभी कहा भी था। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग उस न्याय निर्णय का संकलन बनाएं, और संकलन बना के हमारे जितने लोग इसमें जुड़े हुए उनको बेनिफिट मिले। और मेरा सबसे एक आग्रह है कि ये न्याय निर्णय जो हम लोग कृपा शंकर जी के साथ मिलके बनाएंगे, उसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप सारे लोग
जो परेशानियां झेलते हैं या आपके जो क्वेश्चन है या जो आपको डाउट है, अगर वो आप सभी लोग 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बना के कृपा शंकरी को भेज दें, तो हम उस न्याय निर्णय को या जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अभी इसके ऊपर सोच रही है, उसके हिसाब से संकल्पबद्ध करके कोशिश करके उसमें आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और जो अभी तक आया है वो एक श्रृंखलाबद्ध रूप में जो है व्यवस्थित भी होगा। कृपा शंकर जी, अगर कुछ और जोड़ना है तो आप प्लीज जोड़ दीजिए। बस भाई साहब यही है, हम उस न्याय निर्णय पे चर्चा करेंगे और जिससे कुछ रेफरेंस ड्रॉ कर पाए ऐसी हम डिस्कशन करेंगे अगले सप्ताह से। तो इस सप्ताह के हम 2-3 न्याय निर्णय बात करेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम के बाद। चलिए हम एक छोटा सा एक और हमारा आज का जो जेजे एक्ट के ऊपर डिस्कशन या जो हमने बात करी थी चैप्टर 9 के बारे में। चैप्टर 9 जो है, वैसे तो पूरा जुवेनाइल एक्ट जो है, जो हमारा एक्ट है वो बच्चों से संबंधित है, लेकिन सिर्फ अध्याय 9 एक ऐसा अध्याय है जिसमें बड़ों से संबंधित है। या क्यों? क्योंकि यह अध्याय बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में बात करता है। तो बालकों के विरुद्ध अपराध अगर हो रहे हैं, चाहे वो कोई बालक कर रहा है तो या कोई बड़ा कर रहा है तो उसके लिए जितनी चीजें हैं वो अध्याय 9 में है। सेक्शन 74 से लेकर के 89 तक हम इस पर थोड़ी बात करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें हम डिस्कशन मोड में जाएं। सिर्फ 15 मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग अगर इसमें डिस्कशन करेंगे तो और बेहतर हम निकाल के ला पाएंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सेक्शन 77 और 78 की अगर हम बात करते हैं कि जो एक बच्चों को कोई लिकर देने या ऐसा पदार्थ जो इंटॉक्सिकेटिंग कहलाता है, जो कि नशे की चीजें होती हैं, उन सब चीजों के लिए 2 चैप्टर हैं 77 और 78। इसके लिए एक्सक्लूसिवली आजकल बात होने लग रही है, क्योंकि आप सड़कों पे देख रहे हैं कि बच्चे नशा करके घूमते रहते हैं, तो उनको ये नशा मिलता कहाँ से है, इस बात को भी एड्रेस करने की जरूरत है। और जब हम FIR करते हैं सेक्शन 78 में, तो मुझे भी नहीं पता था, अभी पिछले दिनों एक प्रशिक्षण में हमको बताया गया कि हमारे द्वारा की गई सारी कार्रवाई कोर्ट में शून्य हो जाती है। शून्य क्यों हो जाती है? क्योंकि 77, 78 में अगर आप पढ़ेंगे तो अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की है, और 7 वर्ष तक की सजा जो है उसकी वो जो अपराध हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाते हैं, और उसमें FIR करने का अधिकार CWC को नहीं है। तो CWC या पुलिस अगर उसमें कोई FIR करा देती है तो वो सीधे सीधे इसी ग्राउंड पे खारिज हो जाता है कि चूंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर के मुकदमे या अधिकार क्षेत्र के बाहर की सुनवाई करने का, कार्रवाई करने का कोई है ही नहीं। तो इसके लिए जब हम 77, 78 में जाते हैं तो हम CWC और JJB उसमें क्या कर सकता है उस पर मैं एक थोड़ी सी बात रखूंगा। उसके बाद आप सभी लोग मतलब नवीन सर हैं या बाकी लोग हैं, उस पर हम इनकी राय जानेंगे कि हम कैसे आगे कर सकते हैं। तो इसी में जब हम नियम देखते हैं 8(3) सेक्शन 8(3) में जब हम L और M जाते हैं, तो मैं थोड़ा इसको पढ़ूंगा क्योंकि ये रेलेवेंट है कि जब इन सेक्शंस में FIR करनी है तो हमें करना क्या है। तो 8(3) का जो K है वो कहता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में की गई किसी शिकायत पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्टर का पुलिस को आदेश देना। तो जो सेक्शन 8 है, बोर्ड की शक्तियां, कृत्य एवं उत्तरदायित्व, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JJ बोर्ड। तो अगली बार जब भी हम 77 या 78 में कोई FIR कराएं या 74 में भी FIR कराएं, बालक की जब पहचान प्रकट करने की बात होती है, 75 में मेंटल क्रूएलिटी की बात होती है, या 76 में भीख मांगने की बात होती है, तो 74 से लेके 86 तक, 87, 88 तक, बल्कि जब भी हम कोई अपराध होता है और जब भी हम कोई FIR कराने जाएं तो बाल कल्याण समिति बोर्ड की मदद ले ले। सेक्शन 8K के तहत एक पत्र लिखे बोर्ड को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को, और उनके माध्यम से जब FIR कराई जाएगी तो वो पूरी तरीके से प्रासंगिक होगी, उस पर कार्रवाई होगी और उस पर सजा भी होगी। इसी में हम 8 के L को अगर पढ़ते हैं तो बोर्ड के उसमें लिखा हुआ है, ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट।
or any other law for the time being enforced or a written complaint by a committee in this regard। तो सीधे सीधे एक्ट में लिखा हुआ है कि कमेटी के किसी भी एप्लीकेशन पर पुलिस को ऑर्डर देना एफआईआर लिखने के लिए, ये बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सेक्शन 8 में कहा गया है। तो जब भी हम आगे कोई कार्यवाही करते हैं, जब भी हम इन धाराओं में एफआईआर करने के लिए करें, तो सीडब्ल्यूसी खुद से एफआईआर ना करके बोर्ड को लिख के, और बोर्ड के माध्यम से जब वो एफआईआर होगी तो उस पर पूरी की पूरी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होगी, और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भी एफआईआर होगी उनको दंड भी मिलेगा। बाकी इसमें डिटेल में थोड़ा सा हम नवीन सर से भी जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या प्रोसेस रहता है। एक चीज और, जब हम इनको पढ़ते हैं सेक्शन 74 से लेकर के 89 तक पढ़ते हैं, तो सिर्फ हमें सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ हमें नियम 55 से लेकर के 60 को भी पढ़ने की आवश्यकता है। जब हम एक्ट को नियम के साथ पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी आती है। उदाहरण के लिए मैं अक्सर बात करता हूं कि चाइल्ड मैरिज को एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, एक्ट मतलब सेक्शन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि चाइल्ड मैरिज में कहाँ एफआईआर होगी। पर जब हम नियम में जाते हैं, नियम 55 में जाते हैं, तो नियम 55 में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी बच्चे का बाल विवाह उसके प्रति मानसिक क्रूरता की कैटेगरी में आता है, अतः धारा 75 के तहत एफआईआर की जा सकती है, सेक्शन 75 में एफआईआर दर्ज होगी। तो ये सारे उसमें था कि जब हम इन नियमों को पढ़ें स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट विद 77 एंड 78, तो उसके लिए हम नियम पढ़ें, और नियम के साथ साथ एक उसमें क्या लग सकती है वो भी पढ़ें। एक सेक्शन 2 में भी थोड़ी सी एक चीज है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है, सेक्शन 261 में वो कहते हैं कि इसमें ऐसी चीजें जो छूट गई हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के विरुद्ध अपराध हो रहा है लेकिन उसको जेजे एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, तब उसको कहाँ ले जा करके आप करेंगे, तब उसमें किसमें कार्यवाही करेंगे। तो वो सेक्शन 61 में कहते हैं ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन अदर एक्ट आल्सो शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड इन टू देम इन दोज एक्ट। तो उदाहरण के लिए अगर हम एनडीपीएस की बात करते हैं और एनडीपीएस में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जेजे एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो उस पर जब जेजे एक्ट में कार्यवाही होगी तो वो वैसी ही कार्यवाही होगी जैसी कि एनडीपीएस में डिफाइंड है। लिकर की परिभाषा अगर एनडीपीएस में जो दी गई है वो यहाँ मानी जाएगी। गांजे की परिभाषा अगर जेजे एक्ट में नहीं दिया गया है और किसी व्यक्ति के पास ऐसा प्रतीत होता है कि वो बच्चे से गांजा पिलवा रहा है या गांजा बिकवा रहा है, तो गांजा सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो गांजा सब्सटेंस का वही मीनिंग इस एक्ट में होगा जो कि हमारे लिए एनडीपीएस एक्ट में होगा। या एमटीपी की आपने बात करी कि अगर कोई ऐसी चीज जेजे एक्ट में नहीं डिफाइंड है कि हमको गर्भ का जो गर्भपात है वो कितने सप्ताह तक कराना है, तो उसकी जब हम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एज इट इज जो एमटीपी एक्ट में डिफाइंड है वो सारी चीजें जेजे एक्ट में भी लागू होंगी। ये 261 में बहुत क्लियरली बताया गया है। तो मेरी तरफ से इन दो पे इतना ही बात करनी थी। इसके अलावा अगर हम अभी पढ़ते हैं 55, 56 से लेकर के जितने भी नियम है उसमें सारा दिया गया है कि बच्चों के विरुद्ध अपराध कौन कौन से होते हैं, और ये वो अपराध हैं जो बड़ों के द्वारा किया जा रहा है या बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये भी डिफाइंड है कि अगर इस कैटेगरी में अगर कोई बच्चा ही अपराध कर रहा है बच्चे के विरुद्ध, तो उसको जुवेनाइल एक्ट में ही डिफाइन किया जाएगा और उसकी सारी प्रक्रिया जुवेनाइल एक्ट के तहत संपादित की जाएगी। जुवेनाइल एक्ट में उस बच्चे को सुनवाई होगी, यानी कि बोर्ड के तहत सुनवाई होगी। तो ये बहुत क्लियरली जो 3-4 चीजें मुझे लगा कि बातचीत करनी चाहिए। हम बाल कल्याण समितियों में इतना अच्छा काम करते हैं, या जाकर के जब हम एफआईआर कराते हैं तो उस पर कई बार कार्यवाही नहीं होती है। अगर कोई काबिल वकील है तो पहली बार ही कर देते हैं कि सर इसमें तो ये एफआईआर ही गलत हुई है। तो जब एफआईआर ही गलत हुई है तो आगे की प्रक्रिया ही नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर अगली बार हमें कुछ करना है इस एक्ट के अंतर्गत, तो नियम सेक्शन 8 में जो मैंने बताया के और एल, उसके लिए रेफरेंस देते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं उनसे परमिशन लेके जब एफआईआर की जाएगी तो उस एफआईआर पे बकायदा काम होगा और लोगों को सजा भी होगी। तो उद्देश्य हमारा इसमें है कि हम ड्रग की बात करते हैं कि बच्चे, किसी भी बच्चे को नशा देना, नशा बिकवाना, नशे में उसको लिप्त करना, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। 83 जो है किसी भी बच्चे का उग्रवादी संगठनों के द्वारा उपयोग करना, वो भी इसके इस कैटेगरी में आ जाता है कि अगर कोई उग्रवादी संगठन किसी बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है चाहे पत्थर फेंकने के लिए
या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बच्चे को अपनी रैली में ले जा रही है और उसमें रैली में ले जाके नारे लगाए, हमने देखा पीछे सीएए के विरोध में कई जगह बच्चों का इस्तेमाल हुआ, उस पर भी संज्ञान ले सकते हैं। और उसमें जब हम एफआईआर करेंगे तो फिर वही धारा 8 के तहत जाएंगे, के और एल के तहत जब हम एफआईआर करेंगे तो उसमें भी सजा होगी, वो चाहे कोई बच्चों का इस्तेमाल किसी भी जगह पे किया जा रहा है। तो ये इतनी सी बात मुझे कहनी थी, इसको अब हम ओपन करते हैं इस बारे में, जिसको भी कुछ अपनी बात कहनी है और या जो मुझसे रह गया हो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत कानून का विद्यार्थी हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी काफी वरिष्ठ लोग हैं तो इसमें ऐड करेंगे। नवीन सर मुस्कुरा रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ इसमें ऐड करेंगे। ओवर टू यू नवीन सर। जो लोग भी हैं उनको अनुभव है इसमें, वो मुझे लगता है कि सबका मार्गदर्शन करें। शंकर जी, आपने जो बात कही, मैं उसको आपने कहा कि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ। कानून का विद्यार्थी हम सभी हमेशा रहते हैं, पर अब आप कानून के विद्यार्थी ना होकर कानूनविद हो गए, क्योंकि आपने एलएलबी कर लिया। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता था जो मैंने आपको भी भेजी और ये मुझे लगता है कि बहुत शानदार डिसीजन है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, अभी दिसंबर में आया, जो आप सब लोगों को जानना चाहिए। मैंने अभी आपके साथ शेयर करा और बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने दिया। उसमें सेक्शन 29 की बात करी है उन्होंने, 21 मई 2022 का डिसीजन है। इसमें इन्होंने कहा है कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 29 पॉस्को एक्ट comes into play even at pre-trial stage जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो अगर आप ये देखें तो अभी तक जो सेक्शन 29 की बात थी पॉस्को एक्ट के अंदर, उसके अंदर हम ट्रायल के बाद की भी बात करते हैं या ट्रायल शुरू हो जाता था, पर जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने, एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लेते हुए गाइडलाइंस भी दिए, छोटी गाइडलाइंस को उन्होंने इशू करा। उसमें कहा कि जो सेक्शन 29 है जिसमें आप अगर एक्यूज को बेल दे रहे हैं तो बेल देने से पहले भी जो सेक्शन 29 के अंदर पॉस्को एक्ट के अंदर पावर्स है, वो पावर्स नेगेटिव पावर्स नहीं है, वो पावर पॉजिटिव पावर्स है। तो मैं ये जजमेंट आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और इसके जो नोट्स हैं मैं कृपा शंकर जी के साथ इसमें ब्रीफ समरी बना के भेज दूंगा, वो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। जी सर, थोड़ा सर नवीन सर मैं चाहूंगा जी, जो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनकी एफआईआर की प्रक्रिया पर भी थोड़ा आप अपनी बात रखें। नवीन सर, जैसे आपने कहा कृपा शंकर जी, दो चीजें इसके अंदर देखने वाली है, और जो आपने अभी जो नरेटिव दिया या जो आपने अभी स्टेटमेंट दी उसके अंदर जैसे आपने कहा कि बोर्ड के पास जो पावर है वो पावर डायरेक्टिव पावर्स है, आप पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर हम इसे लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखें तो अगर आप जैसे कृपा शंकर जी जानते होंगे, हमारे पास कोड जो ये बताता है कि कोई भी क्रिमिनल मुकदमा जो है वो कैसे चलेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो अभी जैसे आप अभी उद्बोधन कर रहे थे तो मुझे एकदम दिमाग में आया, तो मैंने लिख लिया कि अगर कोई पुलिस एफआईआर नहीं करती तो हमारे पास सीआरपीसी के अंदर दूसरा प्रोविजन है, उसे बोलते हैं 156(3) सीआरपीसी सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, जैसे हम शॉर्ट में बोलते हैं 156(3). मतलब कोई प्राइवेट व्यक्ति की अगर एफआईआर नहीं करती तो कोर्ट में जाके कोर्ट से कह सकता है कि पुलिस हमारी एफआईआर नहीं कर रही और आप एफआईआर दो। तो जो 156(3) सीआरपीसी का प्रोविजन है वो भी डायरेक्टिव प्रोविजन है मजिस्ट्रेट के पास कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे। और अगर इसी की सिमिलैरिटी आप बोर्ड की पावर के साथ देखें, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास है, उनके पास भी वही मजिस्ट्रियल पावर है डायरेक्ट करने की जो एक एमएम के पास है। तो दोनों की सिमिलरिटी बराबर है। एक दूसरा सवाल आपने पूछा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो ये बताते हैं कि जिसके अंदर पुलिस विदाउट द ऑर्डर और वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हुआ वो ऑफेंस जर्नली जिसमें जो ग्रेव नेचर के होते हैं और जिनमें लगभग सजा 2 साल से ऊपर होती है, लगभग बताओ, उसके नीचे भी कोई एक्सेप्शंस है, इसमें लगभग 2 साल से 3 साल से सजा ऊपर होती है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कैटेगरी में फॉल कराते हैं। तो
पुलिस के पास सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर ये पावर है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर बिना किसी ऑर्डर के, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, जैसे जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और कोई कमिटीज हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं या कुछ और है, उसकी ऑर्डर के वो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें एफआईआर करे। दूसरे जो सेक्शंस होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल्स होते हैं, जिसमें पुलिस सीआरपीसी 41 सेक्शन के अधीन बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के या किसी ऐसी अथॉरिटी के जो उसमें उनको डायरेक्ट कर सकती है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करो, वो एफआईआर नहीं कर सकती। ये रहा। दूसरा, इसके साथ साथ थोड़ा सा आप अगर और जान लें, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके साथ साथ दो तरह के और ऑफेंस होते हैं, वो इसी के साथ खिलाफ है, वो होते हैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो लगभग जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें पुलिस थाने से बेल नहीं दे सकती, लगभग, कुछ एक एक्सेप्शंस है। और जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो लगभग बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो ये अगर हम चाहें तो इसका, अगर मुझे लगता है कि शायद हमने इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना के हम आपके साथ शेयर कर देंगे तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। पर मेरा आग्रह आपसे ये है कि अभी जो जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर पढ़िए। सर, आप इसका डिटेल्ड कर लीजिए। अगले सप्ताह हम इसी पे जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो डिसीजन है सेक्शन 29 के बारे में, इस पर ही चर्चा कर लेंगे और सब लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। तो अपने व्यू इससे संबंधित कि क्या हो सकता है और इसमें क्या चीजें ये हमें हेल्प कर सकती है समझने में, उस पर बातचीत कर लेंगे। तो अभी इस जो मैंने बात बताई 74 से लेके 83 86 तक, इस पे अगर किसी को कोई बात कहनी है तो कह सकता है, और नहीं तो हम सीधे बच्चों के पास चलेंगे, उमरिया बच्चों से बातचीत करेंगे जहां से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं। डीबी जी आप सुन पा रहे हैं? डीबी गौतम जी? जी भाई साहब। हाँ, तो कैमरा चालू करें, बच्चों से बातचीत करेंगे हम, उसके बाद प्रश्न उत्तर का सेशन चलता रहेगा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप लोग आज छुट्टी वाले दिन हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? आपको कुछ किसी भी संबंध में कोई प्रश्न पूछना है क्या? क्या कानून से बातचीत हो रही है, क्या आपके एक्ट होते हैं, सारी चीजें? चलो, तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आप सब लोगों से कि आप लोग अपने सपनों का भविष्य का भारत कैसा देखना चाहते हो? हमारा देश भविष्य में कैसा होना चाहिए? क्या क्या कोई भी एक बताए जी। कोई भी एक जो कोई बोलना चाहे। अच्छा होना चाहिए। अच्छा में क्या होना चाहिए? ऐसी कोई बात होगी आपके दिमाग में ना कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये होना चाहिए हमारे देश के अंदर, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलो, आप लोगों को कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? अभी तो परीक्षा भी आने वाली होगी। आवाज आ रही है? शाम को 4 घंटे। 4 घंटे पढ़ते हैं। परीक्षा का तनाव हो रहा है क्या? परीक्षा का प्रेशर ले रहे हो आप लोग? यस सर। कितना तनाव हो रहा है? अच्छा, चलो ये बताओ, परीक्षा का हमें तनाव होता क्यों है? घबराहट होती है, क्यों होती है? डीबी जी, और कोई प्रश्न बच्चे कर सकते हैं? पूरे पैनल से बातचीत कर सकते हैं। बोलो बेटा, कुछ बोलो, तुम बोल तो नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको जो बोलना है वो बात बोल सकते हैं। लक्ष्मण जी ने हैंड रेज किया है। लक्ष्मण जी बता दीजिए, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? लक्ष्मण जी माइक आपका म्यूट है वो। लक्ष्मण जी माइक बंद है आपका। हाँ, अभी
बच्चों तुम्हारे लिए 9 वर्ष का शुभकामना है। त्रिपुरा से लक्ष्मण मलाकर बोल रहा हूँ, चेयरपर्सन CWC। अच्छा, तुम्हारा चाइल्ड लाइन के बारे में कोई सूचना है? कोई किसी बच्चे को कोई मुसीबत में पड़ जाएगा तो क्या करेगा? पहले तुम्हारा शिक्षा तुम खुद कोई मुसीबत में पड़ जाएगा तो तुम तब क्या करेगा? जाने का टाइम कोई छोड़ छाड़ कर रहा है? बोलो। चलो बोलिए बोलिए तू। किससे बोलो ना कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। बोलो बोलो। उनका कहना है कि अगर कोई बच्चा मुसीबत में हो जाता है, पड़ जाता है, तो वो क्या करेगा या क्या करना चाहिए? क्या करूँ? कैसे मदद करूँ? किसी को तो किससे खबर मदद देना है, की? किसको देना? बताओ। तुम्हारा मुसीबत के कारण किसी को तो बताना है ना, पेरेंट्स को, टीचर को, किसी का कहाँ कहाँ तुम बता सकता है? पुलिस को और इनसे ये भी CWC पूछ को। सकते हैं, मुसीबत में आप कौन सा टेलीफोन नंबर लगाएंगे यदि मुसीबत में है तो? आपको नंबर याद है क्या? जी, कौन सा नंबर लगाएंगे बेटा? अगर आपको कभी मुसीबत होती है तो फोन नंबर एक सरकार ने दिया हुआ है। 100 नंबर किस किस को याद है? 1098। 100 नंबर किस किस को याद है? किसका होता है 100? हाँ बताइए, 100 किसका होता है? पुलिस का होता है। तो वैसे ही 1098 बच्चों का नंबर होता है। अभी ये 112 भी एक नंबर आ गया, इंटीग्रेटेड नंबर। इसमें बच्चों के अलावा भी किसी को दिक्कत है तो 112 में सारी समस्याओं का समाधान है 112 में। तो 1098 या 112 जो भी एक नंबर है, आप लोग डायल कर सकते हैं और आपके पास तुरंत मदद पहुंचेगी। अच्छा, आप इसमें बहुत सारे लोग बाल कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है बाल कल्याण समिति क्या होती है? बच्चों को मालूम है CWC क्या होती है? जी सर। बताइए, कोई बताएगा क्या होती है CWC? हमारे बीच से ही कोई बताए बाल कल्याण समिति के बारे में, बच्चों को पता चलना चाहिए। कौन बताएगा? बच्चों के लिए संरक्षण का काम। नहीं, हमारे बीच से कोई बता दे CWC क्या होती है। बच्चों के लिए संरक्षण का काम करता है। और डॉक्टर दीक्षित जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं। ध्रुव सर बता सकते हैं CWC के बारे में थोड़ी जानकारी बच्चों को। मैं उमरिया के इन सभी बच्चों को बस 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो CWC क्या है, हिंदी में हम लोग बाल कल्याण समिति कहते हैं। तो इसको बहुत सहज भाषा में ऐसे समझिए कि कोई अपराध घटित होने में 2 पक्ष होते हैं। एक, जिस पर अपराध की घटना घटती है, और दूसरा अपराध जो करता है। एक अपराध करने वाला और दूसरा जिसके साथ अपराध की घटना घट जाती है। ये मैं बहुत बुनियादी तौर पे बता रहा हूँ, CWC की पूरी बात नहीं है, लेकिन तुरंत समझने के लिए कि CWC क्या है। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है, बाल कल्याण समिति एक ऐसी समिति, ऐसे 5 लोगों का समूह जो बच्चों के हित के लिए काम करती है। तो अब इसके एक कदम और आगे जाएंगे तो बच्चों का हित कैसे कैसे किस तरह से मदद करती है। तो बच्चे 3 तरह से परेशानी में हो सकते हैं। एक, उनके साथ किसी तरह की ज्यादती हो। ज्यादती को आप ऐसे समझिए कि जो हमको हक मिलते हैं संविधान से, उन हकों के खिलाफ अगर कोई काम करे और वो हक हमारा मारा जाए तो इसके खिलाफ कानून है और सरकार और व्यवस्था उसको सजा देती है। उसको सजा दिलवाने का काम बच्चे कैसे कर पाएंगे? छोटे हैं। तो उनके लिए समिति काम करती है कि जैसे कोई बच्चा इस तरह किसी परेशानी में होता है, उसके साथ इस तरह की कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले उस जिले में जो समिति है वो संज्ञान लेती है, वो आपकी मदद में खड़ी हो जाती है। दूसरा होता है आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है,
आपको कोई परेशान कर रहा है, आप के मानसिक स्तर पर कुछ परेशानी है, आपको कई बार घर की दिक्कतों की वजह से आप पढ़ाई में, इस सामाजिक व्यवस्था में मन नहीं लगा पाते हैं, तो आप बाल कल्याण समिति के पास जाके इसका समाधान ले सकते हैं। तीसरी बात जो आप दूसरों को बता सकते हैं कि CWC या बाल कल्याण समिति क्या करती है, वो आप जब दूसरों को बताएंगे, किसी ने जैसे अभी कृपाशंकर जी ने आपसे पूछा, दूसरे लोगों ने पूछा कि क्या CWC के बारे में जानते हो, अब कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि हाँ हम CWC के बारे में जानते हैं, जो इस भारत देश के हर जिले में वो कमेटी बनी हुई है और उस CWC का काम है बच्चों के मानसिक, शारीरिक और मौलिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए जो काम कर रही है। तो आपकी कोई भी परेशानी किसी भी स्तर की हो, वो चाहे मानसिक स्तर की परेशानी हो या शारीरिक स्तर की परेशानी हो, तमाम तरह की परेशानियां, अगर बच्चा 18 साल से कम है तो उसके स्वाभाविक अभिभावक इस जिले में कौन होता है? CWC। आपके माँ बाप हैं जो आपके नैसर्गिक अभिभावक हैं, लेकिन जब आप उसके बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो पूरे जिले में एक सरकार की तरफ से एक अभिभावक सभी बच्चों के लिए इस तरह से नियुक्ति की गई है और उस नियुक्ति में जो लोग जुड़े हैं वो CWC के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं जो आपके हित के लिए लगातार काम करते हैं। तो आज इसमें से जो ज्यादातर लोग आपके साथ जुड़े हैं वो CWC के लोग हैं। तो उमरिया जिले में जैसे दिव्य प्रकाश जी अध्यक्ष हैं CWC के, ऐसे देश के तमाम सभी जिलों में CWC है। और CWC का काम क्या है, बहुत सरल शब्दों में आप कहेंगे तो बच्चों के हितों के लिए काम करने वाली एक समिति। उस समिति को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की शक्ति प्राप्त है। तो कमेटी जब एक बेंच के रूप में काम करती है तो एक प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की शक्ति के साथ काम करती है। तो ये आमतौर पे कृपाशंकर जी एक बहुत मजेदार घटना अनूपपुर जिले में घटित हुई। एक किसी मामले को लेकर हमारे एक सदस्य जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ के डॉक्टर्स, काफी सीनियर डॉक्टर है, नाम नहीं लेता हूँ मैं, उन्होंने कहा कि तुम NGO वाले आ गए हो और कहते हो कि हमारी बेंच को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की शक्ति प्राप्त है। आगे की बात जाने दीजिए, बस इतना ही कि समाज में अभी भी CWC के बारे में कितनी जानकारी है कि पढ़े लिखे और ऐसे लोग हैं जो पुलिस और इस तरह की चीजों से हर रोज वाबस्ता होता है उनका, उन्हें भी नहीं मालूम है। इसलिए बहुत अच्छी ये शुरुआत है उमरिया जिले की तरफ से। इवन हर जिले में बात बच्चों के पास तक पहुंचनी चाहिए कि CWC क्या है और क्या काम करती है। हम तो जो भी बच्चे जुड़ते हैं उनके साथ CWC की चर्चा करते हैं और ये बिल्कुल सही आपने बात बोली कि बहुत सारे अधिकारियों को भी नहीं पता है कि CWC क्या है और वो इसे एक NGO ही समझते हैं। लेकिन फिर भी अब पिछले 2-3 साल में हमारे लगातार और आप लोगों के प्रयासों से अवेयरनेस हुई है। अब लोग बाल कल्याण समिति को सीरियसली लेने लगे हैं। आने वाले समय में और अवेयरनेस करेंगे तो थोड़ा और अच्छी बातें निकल के आएंगी। और किसी को कुछ पूछना है? बच्चे आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ पूछो। हम में से कोई बात कर सकता है? राकेश भाई साहब हैं, दीक्षित जी हैं, दिख रहे हैं मुझे, लोकेन जी भी दिख रहे हैं। लोकेन भाई साहब आप बात कर सकते हैं बच्चों से। अधिकार को लेके नम्रता जी दिख रही हैं, आप लोग भी बात कर सकते हैं। सुनीता जी हैं, कोई भी बच्चों से पूछ सकता है। थोड़ा चर्चा चलेगी तो बच्चों में अवेयरनेस होगी उनके अधिकारों के प्रति। कौन सा ऐसा गेम है जो आपने आज तक नहीं खेला और आप खेलना चाहते हैं? हाँ, कौन सा ऐसा गेम है जो आप खेलना चाहते हो? वाह, हॉकी जी, हॉकी हॉकी खेलना चाहते हैं वकील साहब। हॉकी खिलवाना पड़ेगा बच्चों को। आपको मालूम है हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है। किस किस को मालूम है जी? किस किस को मालूम है? चलिए, लगभग सभी को मालूम है। बहुत बढ़िया। दीक्षित सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे बच्चों से? जी डॉक्टर साहब, सभी को मेरा प्रणाम। कैलेंडर नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, मंगल कामनाएं।
बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनके जो चेहरे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। उमरिया जिले के सभी प्यारे बच्चों का अभिवादन है, स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। बच्चों, आपके मन में जो प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले अपने माता पिता से बात करते हैं, और कुछ बातें जो है वो माता पिता से नहीं करते हैं तो फिर आप अपने टीचर से बात करते हैं, और कुछ बातें ऐसे जो माता पिता से भी नहीं करते हैं और टीचर से भी नहीं करते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो जो बातें आप दोस्तों के साथ करते हैं ना, वो बातों को आप अपने माता पिता के साथ भी कीजिएगा। तो क्या होगा, उससे उनको भी आनंद आएगा कि हमारे बच्चे किस तरह की बातें करते हैं और उनके फ्यूचर के क्या क्या प्लान हैं। जब आप बातचीत करते हैं अपने माता पिता से या टीचर से तो आपके मानसिक डेवलपमेंट के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो उम्र में बड़े हैं उन तक आपकी बातें पहुंचें, तो वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। आपकी क्या आवश्यकताएं हैं भविष्य के लिए, वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो उतना प्रयास करेंगे, और तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो बातें आपको अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, माता पिता से नहीं करते हैं, तो मेरा अनुरोध है आपसे वो माता पिता से करें। माता पिता से बिल्कुल ना डरे, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, दोस्त के माता पिता नहीं है, वो आपके माता पिता हैं। और भविष्य में अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो हमें अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना होगा। तो आज के दिन की शुरुआत आप अभी जाकर घर पर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और आज की बात उन्हें बताएं, जैसे हमारे आदरणीय साथी ने बताया कि बाल कल्याण समिति क्या होती है, चाइल्ड लाइन नंबर क्या है, 1098 क्या है, पुलिस का नंबर क्या है, 100 है। आप जरूर उनसे बातचीत करें, भले ही आपके माता पिता को मालूम हो या ना मालूम हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न आया है, राहुल का प्रश्न है त्रिपुरा से, सीसीएफ का मेंबर कौन बन सकता है और क्या हम 2-3 मेंबर को हर व्यक्ति नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल, अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही थी कि अगर हर व्यक्ति 2-2, 3-3 लोगों को जोड़ेगा तो जो आज हमारी संख्या 39 दिख रही है, 100 तक भी पहुंच सकती है। और मेंबर इसका कोई भी हो सकता है सीसीएफ का। हम जनरली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या जुवेनाइल बोर्ड के लोगों को लेते हैं इसके अंदर, या कोई एनजीओ या जो बच्चों के साथ काम करता है। तो जो भी व्यक्ति बच्चों से क्षेत्र में काम करता है वो सीसीएफ का मेंबर बन सकता है। उसके लिए हमारी आईटी टीम एक फॉर्म भेज देगी आपको, आप भर के सबमिट कर दीजिएगा और आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और किसी ने कुछ बात करनी है बच्चों के साथ? बच्चों से ये कुछ? बच्चे कहाँ, डीपी साहब ये बच्चे कहाँ के हैं? बच्चे, एक हॉस्टल है भाई साहब, वहां पे कोई हॉस्टल के बच्चे हैं। अच्छा, लक्ष्मण सर ने हैंड रेज किया है, लक्ष्मण जी बात रखे अपनी। हेलो प्यारे बच्चों, तुम्हारा साथियों का कोई एक्सीडेंट के बारे में, माता पिता नहीं होने से एक्सीडेंट के बारे में मारा जाता है, देख तुम बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? किसी से सहारा ले सकते हैं। ऐसे देखा जाए किसी बच्चे का माँ नहीं है, किसी बच्चे का पिता नहीं है, ऐसा बच्चे के लिए तुम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा सोच में क्या आएगा? इसके लिए भी प्रोविजन है, उसके लिए कि सरकार की तरफ से होम है रहने के लिए। 18 साल तक ये रह सकता है जिसका कोई माँ नहीं है, बाप पिता नहीं है। ये एक बात तुम्हारा सूचना में आना चाहिए। और एक बात, कोई भी तुमको कोई सेक्शन करेगा तुम तुरंत तुम्हारे टीचर को बताओ और चाइल्ड लाइन को बता दो, 112 में बता दो, और CWC का नंबर भी ले सकते हैं तुम्हारे टीचर्स के पास से, और सीसीएफ के पास से भी ले सकते हैं। तुम सीसीएफ का पूरा नाम जानता है क्या? फुल नेम ऑफ सीसीएफ? सीसीएफ भी ऐसे ऑल इंडिया में काम कर रहा है
शिशु का कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, राइट के लिए, तुम्हारे एडमिशन के बारे में, तुम्हारा आधार कार्ड के बारे में कोई भी तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, तुम तुरंत CWC को सूचना दे सकता है। CWC तुम्हारा हर सर्टिफिकेट बनाने के जरूर मदद करेगा। एक बात रखिए सुनीता मैडम। ओके प्यारे नमस्कार, बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। बच्चे आप लोग कैसे हो? अच्छे हैं। सुनीता मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर मेरी आवाज? हेलो हेलो सर, अभी आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। बेटा आप लोग जो है कौन सी क्लास के बच्चे हैं सभी? 9th और 10th के। ओके, तो बेटा मैं CWC सदस्य हूँ और साथ ही मेरे बच्चे जो है आपकी उम्र के हैं, आप ही के बराबर है। छोटा सा मुझे आपसे बात करनी थी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? बहन जी आपकी आवाज आ रही है, बराबर आ रही है, बोलिए आप। जी जी, ये मुझे उम्र नहीं है आजकल, थोड़े थोड़े मूंछों पे बाल आते हैं आपके। यस, तो आप पूछना, आपने अपने सर से पूछा कि हमें मूंछें क्यों उग रही हैं? अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अभी तो हम 11th में हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मेरा भी बेटा है जो आपकी उम्र का है और उसके अंदर भी इस तरह के काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। तो बच्चों की इस उम्र में काफी ज्यादा शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आते हैं, जिसको लेके आपको कोई भी समस्या या कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्तर आते हैं तो आप दोस्तों की बजाय अपने सीनियर टीचर से ऐसे सवालों को पूछिए और उनसे पूछिए कि हमारे अंदर इस तरह के बदलाव क्यों आ रहे हैं। आपके आवाज में बदलाव आ रहा होगा, आपके शरीर के कई भागों में जो है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी परिवर्तन आ रहा है। और इस कंडीशन में आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके बड़े दीदी भाई आप लोगों के साथ नहीं रहते हैं, तो जो आपके टीचर्स हैं आप उनसे इस विषय में चर्चा कीजिए कि हमारे अंदर इस तरह के जो बदलाव आ रहे हैं उन चीजों से हमें कैसे गुजरना है। तो वो आपके सारे सवालों के हल कर पाएंगे, आपके जवाब आपको दे पाएंगे। क्योंकि बेटा ये उम्र ऐसी होती है कि आप पहले छोटे हैं, अब आप वयस्क होने वाले हैं, बड़े होने वाले हैं। तो इस तरह की चीजों को आप आपस में शेयर ना करके अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ आपके प्रश्न हैं तो आप हमसे यहाँ भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहूंगी इस विषय में। मैम ये सब 8th स्टैंडर्ड में इनके यहाँ चैप्टर शुरू हो जाता है एडोलसेंस में। एक प्यूबर्टी एडोलसेंस शायद इन बच्चों को पता होगा, और 9th में और 10th में बिल्कुल मतलब ये चैप्टर अच्छी तरह से दिया गया है इनके साइंस में। और 8th में पूरी तरह से है रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस, और शायद इनको पता होगा इस बारे में। अगर इनको पूछना है तो मुझसे भी कुछ पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये लोग वाकिफ होंगे इस चीज से कि एडोलसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, टीनेज क्या है, और इसमें बच्चे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन करते हैं और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनमें डेवलप होते हैं। तो शायद इनको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो दे कैन आस्क मी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अवेयर हैं अपने बच्चों के लिए, और आप इस तरह के इंटरेक्शन सहज रूप में, सहज भाव में अगर हम करते रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा आपके ज्ञान से वो लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आई थिंक अब हो चुका है, सभी का कंक्लूड हो चुका है। कुछ और लोग अगर ऐड करना चाहते हैं तो बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे डीपी सर से कि हम हमारी तरफ से पूरा हो चुका है सेशन, और मैं अभी सेशन को ओपन रखता हूँ इंटरेक्टिव, क्योंकि आज पहला दिन भी है 2023 का। तो ये ओपन करते हैं, आप एक दूसरे से मिलें और कोशिश कीजिए कि चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का, जिसे आज हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें और ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके, और आपके मैसेजेस हमारे तक लगातार पहुंचते रहें ताकि हम उनको इंक्लूड करें और मेन टॉपिक में उनको उनका इन्वॉल्वमेंट हो और सभी बच्चों को उससे फायदा मिल सके। सेशन इज ओपन फॉर ऑल। दिव्य प्रकाश जी, बच्चे तो दिखे, आप नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? यहीं बैठा हूँ भैया। चलो बच्चों, तुम्हारे एक का नाम बता दो। त्रिपुरा से बोल रहे हो, किसी बच्चे का नाम बताओ। सर बच्चे बहुत काफी समय से 3:30 से वो आए हुए हैं, बेटर होगा कि अच्छा बच्चों को अच्छा अब छुट्टी दी जाए। और दिव्य प्रकाश अच्छा जी, अच्छा अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो सर आप प्लीज ऐड कीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं सर। थैंक यू सर। आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, साइन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इंटरेक्टिव सेशन है ये, आप आपस में इसे इंटरेक्टिव बना के रखिए। 10 से 5 मिनट तक हम ओपन रखते हैं, उसके बाद क्लोज कर देंगे आज। लक्ष्मण जी, माइक अनम्यूट कीजिए आप, आपसे बात हो फिर।